हेलो एस्पायरेंट्स, दिस इज अंकित। वेलकम टू अशोकानंद एडू हब। हमने 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका है, जिनमें अब थर्ड पार्ट्स की बारी है और इसमें जनवरी माह के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है आपका, वह है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। आज मेरा मार्कर छूट गया है तो और मैं रिकॉर्ड कहीं और से कर रहा हूँ, तो कोशिश है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूँ। चलिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपनी उनकी राष्ट्रीय विरासत के सम्मान में लखनऊ में एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। हम सभी को पता है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बारे में, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में स्थित है। एक राष्ट्रीय स्मारक है जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, आदर्शों और योगदान को समर्पित है। यह भारत की राष्ट्रवादी और शासन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। शासन परंपराओं और राष्ट्रवादी में इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, आदर्श और योगदान है के लिए समर्पित है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रेरणा कहाँ पर है? ये अवस्थिति इनकी है लखनऊ के वसंत कुंज क्षेत्र में, लगभग 65 एकड़ में विस्तृत है। ठीक है। आगे की बात करें तो इसमें बहुउद्देशीय स्मारक में विभिन्न विषयों और उपयोगिता के साथ स्मारक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थलों को समन्वय। भव्य प्रतिमाएं अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची राष्ट्र प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं राष्ट्र निर्माण, राजनीतिक विचारधारा और सार्वजनिक सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। कमलाकार संग्रहालय कमल के आकार में निर्मित एक आधुनिक संग्रहालय, जिसका क्षेत्रफल 98,000 वर्ग फीट है। कितना फीट है ये? 98,000 वर्ग फीट है। आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। 98,000 वर्ग फीट है। अगला जो है पारसी महा, उसको हम देखते हैं और समझते हैं। पारसी महा ऑफ संथाली, ठीक है, संथालियों का पारसी महा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर में 22वें पारसी महासमारोह और ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में भाषा और जनजातीय संस्कृति पर जोर दिया। पारसी माह के बारे में अगर जाने तो पारसी माह संथाली भाषा, राष्ट्र साहित्य और स्वदेशी परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित संथाली समुदाय का एक प्रमुख सांस्कृतिक सम्मेलन है। किस चीज़ का ये सांस्कृतिक सम्मेलन है? तो पारसी माह संथाली भाषा और साहित्य और स्वदेशी परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए, मतलब यहाँ के जो अपने जो रीजनल कल्चर है उनको बढ़ावा देने के लिए संथाली समुदायों का एक सांस्कृतिक सम्मेलन है। आपको ध्यान देना है। आयोजक अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ इसके आपको आयोजक करता है। ओल चिकी लिपि के बारे में परिचय। ओल चिकी संथाली भाषा की विशेष लिपि है जो संथाली समुदायों को एक एकीकृत और ध्वन्यात्मक लेखन प्रणाली प्रदान करती है। विकासकर्ता। इस लिपि का विकास वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा को अनेक लिपियों में लिखने से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए किया था। सांस्कृतिक महत्व। ओल चिकी संथाली पहचान और सांस्कृतिक दृढ़ता का प्रतीक है, जो मातृभाषा में शिक्षा, साहित्य तथा शासन को संभव बनाती है।
संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद करने में इसका उपयोग आदिवासी समुदायों की समावेशिता, भाषाई गरिमा और लोकतांत्रिक भागीदारों को मजबूत करता है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन है, नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है। वस्त्र मंत्रालय असम सरकार के सहयोग से 8 से 9 जनवरी 2026 को असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र टेक्सटाइल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के बारे में क्या है उनको जानते हैं। तो इस सम्मेलन में यह सम्मेलन इंडिया टेक्सटाइल विभिन्न ग्रोथ एवं हेरिटेज एंड इनोवेशन विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया महत्वपूर्ण विषय है। क्या कौन सा थीम था? तो थीम है इंडिया टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य स्तर के वस्त्र मंत्रियों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक मंच पर लाना है, ताकि भारत को वैश्विक वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति पर विचार विमर्श किया जा सके। यह विचार विमर्श वर्ष 2030 तक $350 मिलियन के वस्त्र उद्योग के विकास और $100 बिलियन के वस्त्र निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप होगा। इस सम्मेलन में अवसंरचना और निवेश, निर्यात विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मकता, कच्चा माल और रेशे, नए क्षेत्र जिनमें तकनीकी वस्त्र तथा अनुसंधान एवं विकास शामिल है, और पारंपरिक वस्त्रों के पुनर्जीवन पर केंद्रित सत्र होंगे, जिसमें आधुनिक बाजार के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प पर विशेष जोर दिया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको, ये आपको पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लस मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपका, तो आप इस पर विशेष पकड़ बना लीजिएगा। अब आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में। भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक कहाँ खुला है, आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उद्घाटित किया गया। ठीक है, यह क्लिनिक रक्त परीक्षण, इमेजिंग स्कैन और अन्य नैदानिक आंकड़ों सहित विभिन्न डायग्नोस्टिक इनपुट का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ आनुवंशिक स्कैन का उपयोग करेगा। एआई उपकरण एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई रिपोर्ट और प्रयोगशाला जांचों का भी विश्लेषण करेंगे, जिससे रोगी देखभाल में सुधार किया जा सकेगा। अगला जो न्यूज़ है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन फ्रेमवर्क केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार कौन प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन फ्रेमवर्क नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क का अनावरण किया। किसने किया भैया? ध्यान दीजिएगा, अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद कौन है? केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। देखो, एक टॉपिक है उसमें 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपको नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क का अनावरण किया है। इस फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII बोलते हैं। यह सहयोग से विकसित किया गया है। यह प्रयोगशाला की अवधारणा से लेकर व्यावसायिक परिनियोजन तक प्रौद्योगिकी परियोजना की परिपक्वता के मापने के लिए एक एकीकृत और वस्तुनिष्ठ मानक स्थापित करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनों के तहत शुरू किए गए विभिन्न अनुसंधान और विकास R&D कोर्सों के लिए एक परिचालन आधार के रूप में कार्य करना है। किसका? आपको NTRAF का। अगला है जल सेवा आकलन। देखते हैं क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। कभी कभी जल सेवा आकलन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 30 दिसंबर 2025 को जल जीवन
मिशन के अंतर्गत जल सेवा आकलन का वर्चुअल शुभारंभ किया। उद्देश्य है इसका सेवा वितरण को सुदृढ़ करना और सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देना। जल सेवा आकलन के बारे में, यह जल जीवन मिशन पोर्टल पर ग्राम पंचायत के नेतृत्व में संचालित एक डिजिटल पेयजल सेवा कार्यक्षमता आकलन उपकरण है। इसे समुदाय स्वामित्व वाली आत्म मूल्यांकन प्रणाली के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिससे गांव केवल दुर्लभ और महंगे तृतीय पक्ष सर्वेक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय सामूहिक रूप से अपनी जल सेवा वितरण प्रणालियों पर आत्मचिंतन कर सकें। अगला अगला न्यूज है विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ठीक है, 2026 युवा कार्य विभाग द्वारा विकसित भारत युवा के नेतृत्व संवाद 2026 का द्वितीय संस्करण 9 से 12 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको बीपीएससी का क्वेश्चन रहता है, यहाँ फैक्ट विशेष पूछे जाते हैं, तो आपको फैक्ट को लेकर चलना है। संवाद के अंतिम दिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, सबको पता है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके बर्थडे पर हम सेलिब्रेट करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखो। संवाद के अंतिम दिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहभागिता रही, जिससे एक मंच का राष्ट्रीय महत्व और युवा आधारित राष्ट्र निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उजागर हुई। ठीक है, संवाद के संदर्भ में इसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव से रूपांतरित कर एक गतिशील राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा नेताओं को नवाचारी विचारों और समाधान प्रस्तुत करने का अवसर देना है। यह 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को नेतृत्व कौशल विकसित करने और अपने विचारों को क्रियान्वयन में रूपांतरित करने हेतु मंच प्रदान करता है। यह संवाद समावेशी भागीदारी, नवाचार तथा समाधान उन्मुख सोच को प्रोत्साहित करता है, जो भारत के दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगली न्यूज पर चलते हैं। CSIR नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारत ने देश के राष्ट्रीय, एक्चुअली मैं जहाँ शूटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर होली के टाइम पर पटाखे छोड़े जाते हैं, तो अगर साइड से आवाज़ आ रही हो पटाखे की तो उसको इग्नोर कर लेना, कि मैं अपने काम का पंक्चुअल हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मेरा काम पीछे नहीं होना चाहिए। बताता है चलो देखो आगे, तो उसको आप साइड कर लो, उसको इग्नोर कर लो। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो। CSIR नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, भारत ने देश के राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के 2 शीर्ष स्तरीय कैलिब्रेशन सुविधाओं का उद्घाटन किया है। मुख्य विशेषताएं: राष्ट्रीय प्राथमिक मानक और सेल कैलिब्रेशन सुविधा, नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन और NEF SCC। यह सुविधा सौर सेल और फोटोवोल्टिक पैनलों का विश्व स्तरीय कैलिब्रेशन प्रदान करेगी। इससे भारत की विदेशी प्रयोगशालाओं पर निर्भरता कम होगी और सौर निर्माण, रूफटॉप सोलर और PLI योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आज ये भी टॉपिक आपका PT प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि जितने भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स हैं वो हमारी क्या बोला जाए, भारत को विकसित करने में विशेष योगदान दे रही है और इसका ही फ्यूचर भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा बन जाती है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला, नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी, यह प्रयोगशाला भारतीय जलवायु परिस्थितियों में वायु प्रदूषण और पर्यावरण निगरानी उपकरणों का परीक्षण और पुनः कैलिब्रेशन करने में सक्षम होगी। इससे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। देखो मेरा थोड़ा सा हिंदी कमजोर है,
ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा इसमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है? चलो, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। चलो देखो, ये सुविधाएँ एमएसएमई, स्टार्टअप्स और उद्योगों तथा नगर निकायों को प्रमाणन लागत में कमी लाकर नियामक मानकों के अनुपालन में सुधार करके तथा पर्यावरण एवं औद्योगिक आंकड़ों में विश्वास बढ़ाकर लाभान्वित करेगी। यह पहल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से सम्मिलित है, जो अंतर मंत्रालयी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। पंखुड़ी पोर्टल, अगला जो न्यूज है वह है पंखुड़ी पोर्टल के बारे में। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 8 जनवरी 2026 को पंखुड़ी नामक एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया, जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और साझेदारी की सुविधा के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है। पंखुड़ी पोर्टल के बारे में, यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो व्यक्तियों, अनिवासी भारतीय, जिसको हम एनआरआईज बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस है, अनिवासी भारतीय एनआरआईज कहते हैं, गैर सरकारी संगठनों एनजीओज, कॉरपोरेट संस्थाओं, सीएसआर योगदानकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों को एक साथ जोड़ता है। यह पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा, बाल संरक्षण, पुनर्वास तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक और सीएसआर योगदान को सुनिश्चित करता है, सुव्यवस्थित करता है। च- चलिए आगे देखते हैं। यह मंच पंजीकरण, प्रस्ताव प्रस्तुत करने, स्वीकृति की निगरानी और क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए संरचित कार्यप्रवाहों के माध्यम से समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। यह मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति जैसे प्रमुख योजनाओं के समर्थन करता है। ये जो आपका ये जो मिशन पंखुड़ी योजना है, ये आपको मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति, ये जो योजनाएं हैं इनका समर्थन करता है, और सभी योजनाएं गैर नगद माध्यमों से दिए जाते हैं किए जाते हैं। इससे वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। अगला है उदय आधार शुभंकर, इसको देखते हैं ये क्या है। चलिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, सबको पता है, यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 जनवरी 2025 को उदय नामक एक निवासी केंद्रित आधार शुभंकर मैस्कॉट नाम लॉन्च किया। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि आधार सेवाओं के प्रति संचार को सरल बनाना और जन सामान्य की समझ को बेहतर बनाना है। मतलब आप इसको इंफॉर्मेटिव बनाइए, जो आम जनता भी इसमें अवगत हो सके और आम जनता इसको आराम से समझ सके। इसके लिए आपको उदय आधार शुभंकर लाया गया है। शुभंकर के बारे में अगर जानते हैं तो यह नागरिकों को आधार अपडेट, प्रमाणीकरण है, ऑफलाइन सत्यापन, चयनात्मक डाटा साझाकरण, तकनीकी उन्नयन और जिम्मेदार उपयोग के बारे में मार्गदर्शन करेगा। उदय का चयन माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की खुली प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ, जिसमें भारत को 875 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। अरुण गोकुल, त्रिशूर, केरल ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो आपको अरुण गोकुल ने, ठीक है, शुभंकर का डिजाइन बनाने में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इदरीस दवाई वाला जो पुणे महाराष्ट्र से है, और कृष्णा शर्मा जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से है, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिले। मतलब कि आपको इदरीस दवाई वाला को द्वितीय पुरस्कार मिला, और जो कृष्णा कुमार हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, इनको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। शुभंकर नामकरण प्रतियोगिता में रिया जैन, जो भोपाल नामकरण प्रतियोगिता में अगर बात करते हैं तो रिया जैन को जो भोपाल की है प्रथम स्थान, और इर्दिस दवाई वाला पुणे को द्वितीय स्थान, और महाराज शरण
चेलियापिल्ला जो हैदराबाद के हैं, इनको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। शुभंकरन का अनावरण यूआईडीएआई अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा द्वारा तिरुवनंतपुरम में किया गया। चलिए चलते हैं अगले न्यूज पर। भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026। भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई ने 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन के बारे में इसका आयोजन भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा चुनाव आयोग के तत्वावधान में किया जा रहा है। यह चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा, जो आपको अभी जनवरी 2026 में जो हुआ है, अब तो हो गया, बट हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं फरवरी मार्च के मंथ में है। ठीक है, तो मार्च के मंथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको, तो ये तो हो चुका है अब। तो आपको ध्यान रखना है कि 21 से 23 जनवरी 2026 तक। और अब एक बात बताओ, किसी के आसपास चुनाव दिवस भी हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय वोटर डे या मतदाता दिवस, कुछ इसी के आसपास मिलता जुलता है। अगर तुमको याद आ रहा हो तो तुम कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है, मैं एक बार से चेक कर लूँगा कि कब सेलिब्रेट करते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कर चुका है अब। ठीक है, सम्मेलन के बारे में इसका आयोजन भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा चुनाव आयोग के तत्वाधान में किया जा रहा है। यह चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय IDEA, ठीक है, के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने पर निर्धारित एजेंडा को आगे बढ़ाएगा, जिसका थीम है समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और संधारणीय विश्व के लिए लोकतंत्र। इसमें विश्व भर के चुनाव प्रबंधन निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, भारत में विदेशी मिशनों के प्रतिनिधि और चुनाव के क्षेत्र में एकेडमिक और व्यवहारिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। अगला जो न्यूज है, राष्ट्रीय नशा विरोधी अभियान 2026 से 2029, ठीक है। जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत में मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक 3 वर्षीय राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की। यह मिशन आधिकारिक तौर पर 31 मार्च 2026 को शुरू होने वाला है। ठीक है, ये आपको 31 मार्च 2026 को शुरू होने वाला है, जो नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के साथ मेल खाता है और इसका लक्ष्य वर्ष 2029 तक नशा मुक्त भारत हासिल करना है। तो 3 वर्षीय राष्ट्रीय नशा विरोधी अभियान 2026 से 2029 के बारे में, भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए समयबद्ध लक्ष्य आधारित अभियान, रणनीतिक ढांचा, सरकार ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाया है। अरे भैया, रणनीतिक ढांचा, सरकार ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें मादक पदार्थों के मुद्दे को केवल कानून व्यवस्था की समस्या के बजाय नार्को, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है। 3 मुख्य स्तंभों पर ध्यान केंद्रित, आपूर्ति नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हुए मादक पदार्थों के संरचनाओं, जो मतलब कहाँ से आ रही है जा रही है, उस पर ध्यान देना, तस्करों और उनके वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाना। ठीक है, इसमें निर्माताओं तथा या विक्रेताओं के प्रति कोई सहानुभूति न रखते हुए शून्य सहिष्णुता नीति शामिल, मतलब उस क्या बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी शामिल है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारा मेंस का भी बन जाएगा,
क्योंकि आप मेन में इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में आप इसको जोड़ के लिख सकते हो, एशिया में भी ये टॉपिक काम आ सकता है। तो आप मल्टी डायमेंशन अप्रोच को अपनाओ अब। ठीक है, तो आपको इस अब आपको मल्टी डायमेंशन अप्रोच लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। मांग में कमी। रणनीतिक दृष्टिकोण युवाओं की सुरक्षा के लिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों और समुदायों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर मांग में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करना। नुकसान कम करना। मानवीय दृष्टिकोण नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना। लत को अपराध की बजाय एक चिकित्सा और स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखना और पुनर्वास में सहायता करना। प्रमुख निर्देश और निगरानी। रोड मैप 2029 है, मतलब 2029 के लिए क्या है, ये सभी केंद्रीय विभागों और राज्य पुलिस महानिदेशकों डीजीपी को 31 मार्च की लॉन्चिंग तिथि तक विस्तृत रोड मैप और निगरानी तंत्र को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है। एनसीओआरडी तंत्र। यह अभियान 4 स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर संरचना के माध्यम से चलाया जाएगा, जो शीर्ष स्तर पर केंद्रीय गृह सचिव से लेकर जिला स्तर तक समन्वय सुनिश्चित करेगा। तकनीकी एकीकरण। इस मिशन में गुमनाम लेन देन पर नजर रखने और दोष सिद्धि दर बढ़ाने के लिए एआई, डार्कनेट एनालिसिस टूल्स और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के उपयोग पर जोर दिया गया है। चलो अगला न्यूज देखते हैं। जन शिक्षण संस्थान क्षेत्रीय सम्मेलन। जन शिक्षण संस्थान जोनल कॉन्फ्रेंस। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडीई ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय जन शिक्षण संस्थान क्षेत्रीय सम्मेलन सह हितधारक परामर्श एवं प्रगति समीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया। सम्मेलन के बारे में। उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान भागीदार जन शिक्षण संस्थानों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु एक प्रमुख संस्थागत मंच के रूप में कार्य करना। इस सम्मेलन में 11 राज्यों अरे सम्मेलन के बारे में। उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भागीदार जन शिक्षण संस्थानों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु एक प्रमुख संस्थागत मंच के रूप में कार्य करना। इस सम्मेलन में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 152 जन शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जन शिक्षण संस्थान निदेशालय, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के अधिकारी एकत्रित हुए थे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यहीं तक रोकता हूँ। अगला जो टॉपिक है आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची, इसको मैं पार्ट 4 में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो आधे घंटे के हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो को बहुत लंबा लंबा बनाया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं, अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका रिजल्ट हो। इसी उम्मीद के साथ अशोकानंद एडू हब आप सभी को साधुवाद देता है, शुभकामनाएं देता है कि आपकी जर्नी हमेशा अच्छी रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।